अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लर्निंग आर्ट कैजुअल एट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट। आज हम करने जा रहे हैं PS5407 का लेसन नंबर 5। द की एलिमेंट इन एट्रीब्यूशन थ्योरी इज़ परसेप्शन, कि एक एथलीट अपने आप को किस तरह परसीव करता है। एट्रीब्यूशन थ्योरी इज़ कॉग्निटिव अप्रोच टू मोटिवेशन। ये इन्फ्लुएंस करती है हमारे एक्शंस को, फीलिंग्स को, कॉन्फिडेंस को और मोटिवेशन को। एक एथलीट किस तरह अपने बारे में सोचता है, ये डायरेक्टली रिलेट करता है कि वो किस तरह के फील कर रहा है और क्या उसके अपने बारे में परसेप्शन है। लेट्स सपोज अगर एक यंग एथलीट है और वो समझ रहा है कि उसके फेलियर का बायस लैक ऑफ नेचुरल एबिलिटी है, तो नेचुरल एबिलिटी परमानेंट होती है। मगर अगर वो ये समझे कि उसकी फेलियर की वजह बैड लक है या लैक ऑफ एफर्ट है, तो उसके लिए दोबारा से एफर्ट करेगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। एट्रीब्यूशन मॉडल प्रपोज किया था हैदर ने, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन की थी वर्नर ने, और उसमें डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने किए हैं। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। फ्रिट्ज हैदर कंट्रीब्यूशन भी किया था कि लोग अपने डेली इवेंट्स को समझते हैं और आगे आने वाले इवेंट्स के लिए नई प्रेडिक्शंस करते हैं। जो एट्रीब्यूशन होती है वो डिपेंड कर रही होती है दो चीज़ों के ऊपर, पर्सनल फोर्स और इन्वायरमेंटल फोर्स। पर्सनल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि एबिलिटी और एफर्ट होती है बेसिकली, और इन्वायरमेंटल फोर्सेस किसी टास्क का मुश्किल होना या लक का फैक्टर ऐड होना। दोनों चीज़ों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, पर्सनल फोर्स और इन्वायरमेंटल फोर्स, वो एक आउटकम देता है। आउटकम को हम बिहेवियरल आउटकम कहते हैं। हैडर के अकॉर्डिंग अगर तो टास्क डिफ़िकल्ट है और फिर भी उसको अकम्प्लिश कर लिया जाए, यानी वो टास्क कंप्लीट कर लिया जाए, तो वो होगा ड्यू टू ग्रेट एबिलिटी, यानी उस पर्सन में एबिलिटी इतनी थी कि उसने वो डिफ़िकल्ट टास्क को अकम्प्लिश कर लिया। ये फार्मूला गिवन है यहाँ पे हैदर के जो रीजनिंग को एक्सप्लेन करता है, दैट बिहेवियरल आउटकम इज इक्वल टू पर्सनल फोर्स प्लस इन्वायरमेंटल फोर्स। फिर आ जाते हैं बर्नार्ड वार्नर कंट्रीब्यूशन की तरफ। बर्नार्ड ने जो 4 फैक्टर्स थे उनको कंस्ट्रक्ट करके 2 मेन डायमेंशंस में कन्वर्ट कर दिया था। वो 2 मेन डायमेंशंस थी स्टेबिलिटी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। He said that ability was classified as being internal and stable, effort as internal and unstable, task difficulty as external and stable, and luck as external and unstable। यानी कि ability को उसने कैसे क्लासीफाई किया, उसने कहा कि ये एक इंटरनल फैक्टर है और स्टेबल है, एफर्ट भी इंटरनल है मगर अनस्टेबल है, टास्क डिफ़िकल्टी एक्सटर्नल फैक्टर है मगर स्टेबल है, जबकि लक एक्सटर्नल फैक्टर है और अनस्टेबल है। यहाँ आप रीड कर सकते हैं, मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है। वर्नर ने लेटर ये भी कहा कि इसमें हम एक तीसरी डायमेंशन भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ नेम एज कंट्रोलेबिलिटी। थर्ड डायमेंशन ऐड करने की वजह से कुछ कंसेप्शनल प्रॉब्लम्स अगर हुई। फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाए डायमेंशन ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल और जो नई डायमेंशन ऐड की थी कंट्रोलेबिलिटी, उसके दरमियान। तो उसने इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व किया कि उसने रीनेम कर दिया लोकस ऑफ कंट्रोल को डायमेंशन लोकस से, और उसने उनके दरमियान जो डिफरेंस था वो वाज़ह किया। He explained that locus of causality had to do with whether an outcome was perceived by individual to be controllable और अनकंट्रोलेबल। उसने बताया कि जो आउटकम आ रहा है वो वेदर कंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से आ रहा है या अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है। रिशल ने एक स्केल डेवलप किया था, CDS कैजुअल डायमेंशन स्केल। ये स्केल यूज़ करता था कि एथलीट से क्वेश्चंस पूछे जाएं और पता लगवाया जाए कि जो आउटकम आया है वो किस परसेप्शन और कॉज की वजह से था। इसमें 9 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हर तीनों डायमेंशन से रिलेटेड थे, लोकस, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। ये स्केल बहुत से रिसर्चर्स ने यूज़ किया। उसके कैजुअल डायमेंशन स्केल 2 बनाया गया जो इसी ओरिजिनल वर्जन की रिवीजन थी। इसमें चेंजिंग्स ये थी कि इसमें एक और डायमेंशन ऐड की गई। सो इट वाज कंसिस्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल, स्टेबिलिटी, पर्सनल कंट्रोल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। सो व्यूअर्स, दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 5। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।